नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में एक बड़ी परीक्षा है, लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, और उस परीक्षा के विषय में सबसे पहले हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। और वो जो डिस्कशन रहेगा वो आपका पहला रहेगा, ठीक है, कि इसमें आखिर कितने चरणों में परीक्षा होती है, और उन चरणों को हम बिल्कुल कंसाइज वे में बातचीत करके, और फिर इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल की क्या भूमिका होगी इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल आइए सभी मित्रों जुड़ जाइए, हम अपने कुछ मित्रों से मिल लेते हैं। बिल्कुल नितिन होत्री जी हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, दिव्या जी हैं, नितिन जी हैं, देवेश जी हैं, है ना, पारस जी हैं, इसी तरह आपकी ममता जी हैं, ठीक है, सत्या जी हैं। तो बिल्कुल मित्रों आप सभी लोग थोड़ा सा ये भी कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस प्रॉब्लम या कुछ विजुअलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ठीक, तो सभी प्यारे मित्रों को एक बार गुड मॉर्निंग है। बस थोड़ा सा ये और क्लियर कर दीजिए, कोई समस्या तो नहीं है विजुअली प्रॉब्लम में या कुछ ऑडियो को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, नो 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 सब सही है, ठीक है। आइए बात करते हैं मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस जो प्रीलिम्स है, यानी यहां पर ध्यान देना है कि पीसीएस जो प्रीलिम्स की परीक्षा है ना 2020, है ना 2020, इसके विषय में थोड़ा सा आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों 2018 के पहले हमारी जो पीसीएस की परीक्षाएं होती थी उसका पैटर्न पूरी तरह से अब बदल चुका है, और हमारा जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो कर रहा है। और इसके माध्यम से जब अब परीक्षाएं होती हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी मेंस की परीक्षा है उस मेंस की परीक्षा में खास तौर पे आपने देखा होगा, सिलेबस को आपने समझा होगा, हमारे प्रमोशनल वीडियो में भी आपके सामने ये मेंस के लिए जरूर पहुंचेंगे। और तीसरे जो फेज का जो है वो आपका इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू है मित्रों। तो बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो इंटरव्यू है। तो तीन चीजों के विषय में इसमें खास तौर पे है। एक आप जानते हैं, एक होता है आपका प्री, है ना, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका मेंस है, और तीसरे नंबर पर आपका यहाँ पर इंटरव्यू या साक्षात्कार, है ना। तो कुल मिला के आप देखें तो ये तीन चरणों में होने वाली, है ना, ये जो परीक्षा है इसको तीन चरणों से आपको गुजरना होगा। एक प्री, दूसरा मेंस मित्रों, और तीसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में जो प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उस प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल का क्या योगदान है, भूगोल किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल का क्या सिलेबस रहेगा, तो उसके विषय में पूरी हमारी आज चर्चा रहेगी। तो मित्रों आइए जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है, ठीक है नितिन जी, बिल्कुल। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने देखिए, ये आपके सामने भूगोल विषय, तो भूगोल विषय में खास तौर पे क्या क्या चीजों का जिक्र आज होगा। तो यहां पर आपको समझना है कि भूगोल विषय को हमने 4 भागों में डिजाइन किया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिजाइन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ज्योग्राफी लिखा हुआ है, अर्थात भूगोल, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं मित्रों? भूगोल कह सकते हैं। ये आपके सामने भूगोल लिखा। तो भूगोल भाग को हमने, देखिए यहां पे एक खंड ये है, दूसरा खंड आपके सामने ये है, इसके बाद फिर तीसरा खंड हम आपको आगे बताएंगे, और चौथे खंड को फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल का क्या योगदान रहेगा, भूगोल का सिलेबस क्या है, आइए उसके विषय में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये भूगोल है, इस भूगोल को हमने 2 भागों में डिजाइन किया। पहला है, देखिए आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। यहां पर ध्यान दीजिए मित्रों, बहुत ही सोचने की आवश्यकता है इसमें। जहां समझ में ना आए कि हाँ सर ये इसमें ये शब्द नहीं समझ में आ रहे, जरूर हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये भूगोल है, और इस भूगोल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातचीत करेंगे तो इसको भी देखिए, यहाँ पे 2 भाग हैं, एक फिजिकल है और दूसरा ह्यूमन है। फिजिकल मतलब यहाँ पर भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पर आशय क्या है, यानी भौतिक भूगोल का। तो विश्व में भौतिक भूगोल की क्या स्थिति रहेगी हम आपको जरूर बताएंगे।
और दूसरे नंबर पर देखिए मानव है, अर्थात मानव भूगोल। क्या रहेगा? मानव भूगोल। तो यहां पर मित्रों देख लीजिए एक बार अच्छे से, सब क्लियर है? सरिता चौरसिया जी, ठीक है। तो फिर अब हम लोग अपने टॉपिक पे बातचीत अब कर रहे हैं, ठीक है। आइए, ये जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल में देखिए लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये चार आपके सामने लिखे हुए हैं। लिथोस्फीयर इन द सेंस, अगर इसको हम कहें मित्रों, आप भी चाहें तो अपना कमेंट कर सकते हैं कि लिथोस्फीयर को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर को क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर को, बायोस्फीयर को, जिससे ज्यादातर हम चीजों को बाइलिंगुअल रहें, दोनों चीजों में हम जानने का प्रयास करें, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे भौतिक भूगोल है उसमें लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का यहां पर मतलब स्थल मंडल से, किससे है? स्थल मंडल से है। ये आपके सामने रहा स्थल मंडल। ये दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम क्या कहेंगे? जल मंडल कहेंगे। तीसरे नंबर पर आपका ये रहा, तो इसे वायुमंडल, वायुमंडल हो गया। और इसके बाद बायोस्फीयर, अर्थात इसे जैवमंडल कहेंगे। मैं मित्रों आपको सबसे पहले बता दूं कि ज्योग्राफी में हम सबसे पहले जब शुरुआत करेंगे पढ़ाई को लेकर, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक फाउंडेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी फाउंडेशन है, अर्थात ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एक नींव है। और भारत का जो भूगोल है, भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी है, वो बिल्डिंग है। कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले हमें नींव पर बातचीत करना है। सबसे पहली जो हमारी बातचीत होगी वो बेस पर बातचीत होगी, इसके बाद इसके बिल्डिंग पर यहां पे बातचीत होगी। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी जब समाप्त हो जाएगा तो खंड सा में हम उत्तर प्रदेश को शुरू करेंगे, और इसके बाद खंड जो आपका सा के बाद है तो उसमें जो रहेगा आपका एस्ट्रोनॉमी रहेगा, अर्थात अंतरिक्ष भूगोल इसमें रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, देवेश जी मौर्य जी, बिल्कुल यही सर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने ये सब चीजें लिखी हुई। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। क्या एक आप समझिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। देखिए भौतिक भूगोल में लिथोस्फीयर सामने है आपके। क्या है मित्रों? लिथोस्फीयर। तो आइए थोड़ा सा लिथोस्फीयर के विषय में बातचीत करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, है ना। अब लिथोस्फीयर को देखिए, हम आपको यहां पर क्या कह रहे हैं? स्थल मंडल कह रहे हैं, स्थल मंडल। मित्रों जो हमारा न्यूली स्टूडेंट है, पहली बार पढ़ रहा है, मैं उसको बता दूं कि ये जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, इसी को हम एक और शब्द कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भू आकृति, भू आकृति विज्ञान, है ना। यानी भू आकृति विज्ञान का मतलब यह है कि जब हम स्थल मंडल को पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य पढ़ने का क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो आकृतियां हैं, जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, उनके विषय में पढ़ना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? जियो मार्फोलॉजी कहते हैं। अब ये आपके सामने देखिए, बिल्कुल बेसिक हमने रख दिया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो इसको ये भी कह सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, लिथोस्फीयर को हम लोग भू आकृति विज्ञान भी कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे मित्रों? बिल्कुल 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 बेसिक से, तो भू आकृति विज्ञान इसे कहेंगे। और इसमें मित्रों जिन चीजों का हमें अध्ययन करना होगा, जैसे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जैसे पृथ्वी की संरचना, है ना मित्रों, पृथ्वी की संरचना। जैसे पृथ्वी के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी हमारी जीवाइड शेप में है, और उसका अनुप्रस्थ काट जब हम बाहर रखेंगे तो हमारी पृथ्वी में लगभग जो मेन 3 जो उसमें क्या है कैटेगरीज हैं। पहली जो क्रस्ट है, जैसे आप देखें तो हमारी पृथ्वी में जब इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 3 कैटेगरीज हमें यहां पे मिलती। पहली यहां पे क्या है? अगर इसे हम क्या कहें? इसे हम क्रस्ट भी कह सकते, ठीक, या इसी को मित्रों लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, है ना। लिथोस्फीयर जब इसके विषय में पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप बताइए, अगर हम लोग खनिज के हिसाब से
कि किस प्रकार यहाँ खनिज पाए जाएंगे, उस हिसाब से अगर इसकी हम चर्चा करें तो और इसका एक क्या नाम हो सकता है बताइए? क्या इसे हम सियाल भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं मित्रों? सियाल भी कह सकते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी संरचना, द अपर मोस्ट लेयर, जो हमारी पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, या लिथोस्फीयर कहेंगे, या सियाल कहेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा अब यहां पे। अब जब हम भूआकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आप ही बताइए, जो माउंटेन्स होंगे यहां पर मित्रों, जो माउंटेन्स होंगे, चाहे माउंटेन्स हो, अब उन माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ, है ना? पर्वत हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ? क्या होते हैं फोल्ड माउंटेन, क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन, क्या होते हैं रेसिडुअल माउंटेन? इन सब के विषय में बहुत बारीकी के साथ यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो एक प्रकार के वल्केनिक माउंटेन भी होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिए, वल्केनिक माउंटेन भी होते हैं मित्रों। तो उसमें खास तौर पे हमारी जो जिज्ञासा रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी जानने की, उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज अ वोल्केनो, है ना? इसके बाद व्हाट इज अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी क्या है, या ज्वालामुखी इरिप्शन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या है। इसके बाद भूकंप क्या है, भूकंप के बाद मित्रों सुनामी क्या है। इनके विषय में यहां पे चर्चा बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, हमारा चूंकि स्थल मंडल चल रहा है पृथ्वी की संरचना में, तो दूसरे स्टेज में अगर आप देखें तो पृथ्वी की दूसरी लेयर को क्या कहें? क्या इसे मेंटल कह सकते हैं? मेंटल, है ना? और इसे और क्या कह सकते हैं? इसे मित्रों ध्यान दीजिए, इसे और क्या कह सकते हैं? एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इसे कह सकते हैं। मित्रों जैसा कि आपने सभी हमारे मित्रों ने लगभग लिखा सियाल, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेंटल या एस्थेनोस्फीयर को या मध्य परत को खनिज के हिसाब से इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, मुख्यतः उन खनिज के नाम पे रखा गया। तो देखिए मित्रों के जवाब आने भी शुरू हो गए। तो बिल्कुल इसे हम क्या कहेंगे? इसे मित्रों सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल, जब इसको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से चीजों को देखेंगे। अब इसके बाद इसी तरह तीसरे नंबर पे जब हम बातचीत करते हैं तो इसे देखिए क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, है ना? कोर कह लीजिए, या इसी को क्या कहेंगे मित्रों? पायरोस्फीयर कहेंगे, पायरोस्फीयर। और मित्रों अगर इसमें हम जो है खनिज के हिसाब से बातचीत करें तो जाहिर सी बात है इसे हम क्या कहेंगे? अगर आप लोगों ने क्रस्ट या लिथोस्फीयर को सियाल कहा तो फिर इसे सीमा भी आप कहें। अब आप बताइए, इसको हम लिखे दे रहे हैं, फिर आपकी तरफ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसे मित्रों हम क्या कहेंगे? नीफे कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? नीफे कहेंगे, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हमारे विनीत जी हैं, उन्होंने नीफे लिखा, बिल्कुल सही लिखा। निकेल और आयरन, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब हम पृथ्वी की संरचना से शुरुआत करेंगे तो पृथ्वी की विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर देखिए क्या हो, आप जानते हैं कि ये परतों के बीच में असंबद्धताएं पाई जाती। असंबद्धताओं का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटीज, अर्थात हमारी एक परत, जैसे एक ये लेयर है, इस परत में इस परत के भी गुण यहां पे विद्यमान। जब एक ही परत में दूसरे परत के भी गुण विद्यमान हो तो उस ट्रांजिशन फेस को, उस संक्रमण लेयर को क्या कहते हैं मित्रों? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या असंबद्धता कहते हैं। तो मित्रों जब इसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे तो देखिए कॉनरायड डिसकंटिन्यूटी होगा, ये कॉनरायड हो जाएगा, है ना? इसके बाद इसी तरह आपने देखा होगा मोहो है ना? क्या होगा? मोहो है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? रेपटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? रेपटी। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये रेपटी के बाद गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, है ना? और मित्रों जैसे ही इसके बीच में आएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? लेहमन, है ना? तो जैसे इन सब चीजों के विषय में जब हम बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे तो आपको काफी हद तक इसमें समझ में आएंगे। देखिए हमारे मित्रों ने लिखना भी शुरू कर दिया, मोहो, गुटेनबर्ग और ये सब चीजें। इसी प्रकार जब आगे पृथ्वी की संरचना हो गई, पृथ्वी में उसके मध्य पाई जाने वाली असंबद्धताएं हो गई, तो असंबद्धताओं के बाद हमारी पृथ्वी पर बहुत सी, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम इंटरनल, हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो फोर्सेस के विषय में पढ़ा जाएगा, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस हो चाहे आपके इंटरनल फोर्सेस हो।
और इन बलों के कारण, बाहरी बलों और कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण मित्रों हमारी पृथ्वी पर हलचल होती है, हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को ही जो है वो उन समस्याओं को ही पर्वत के रूप में, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के आपस में रगड़ने के कारण या टकराने के कारण चट्टानें आपस में टकराती हैं तो पिघलती। अब उसके फलस्वरूप बहुत बड़ी तादाद में मित्रों ध्यान दीजिए ऊष्मा की वृद्धि होती है, दबाव होता है। अब ऊष्मा की जब वृद्धि होगी तो हमारी पृथ्वी में अगर ये ऊष्मा बाहर ना निकले तो ये उसी प्रकार पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकता है जैसे प्रेशर कुकर से उसकी गैस ना निकले, है ना। तो इसीलिए मित्रों हमारी पृथ्वी में जो आंतरिक भाग में ऊष्मा इकट्ठा है, अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है मित्रों हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो भी क्लियर होगा और ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप यहां से ढेर सारे निकिल और फेरियम, जो आप सोच लीजिए यहीं पे ढेर सारे भारे पड़े हैं, ये पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि ज्वालामुखी क्रिया त्वरित समय के लिए एक आपदा है। वल्केनिज्म इज अ डिजास्टर फॉर द ह्यूमन, है ना, बिल्कुल त्वरित समय के लिए एक डिजास्टर है, लेकिन मित्रों भविष्य की एक संपदा है। क्यों संपदा है? क्योंकि देखिए इस क्रिया के होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से तमाम ऐसे जो है धातु है, धात्विक चीजें हैं, अधात्विक चीजें हैं, बाहर पिघल कर निकलती हैं और पृथ्वी के बाहर जो है चट्टानों के रूप में, चाहे आग्नेय चट्टाने हो, चाहे मित्रों आपका अवसादी चट्टाने हो, चाहे रूपांतरित चट्टाने हो, कुल मिला के यह है कि पहली बात तो यह है कि आग्नेय चट्टानों के रूप में ये पृथ्वी के ऊपर आते हैं और उन चट्टानों के समूह को ही हम लोग पर्वत या पठार या हाईलैंड के नाम से जानते हैं मित्रों। तो मित्रों आशा करते हैं कि इन सब चीजों के विषय में आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। फिर भू आकृति विज्ञान में इतना होने के बाद देखिए ढेर सारे रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी जो नदियां हैं उनके रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बाद लेक्सेस हैं, डेजर्ट्स हैं मित्रों, इसके बाद मैदान है ना, इन सब चीजों की विषय में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद फिर हम एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जब इतना यहां तक हो जाएगा, जहां तक अभी किसी पर्टिकुलर देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां तक हो जाएगा मित्रों हम वहां तक आपको इसी तरह लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, अगर सोचिए आपके सामने एक ये बात कही गई, क्या कही गई कि कटंगा पठार, मान लो कटंगा पठार है, आपके सामने लिख दिया गया और हमने लिख दिया कटंगा पठार अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित, यानी दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। अब आप ही बताइए कि क्या इससे कुछ समझ में आया आपको? मुझे तो नहीं लगता कुछ समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि इस तरह तो भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मान लो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, कह दिया गया जर्मनी के पश्चिम में स्थित है। अब जर्मनी को सिर्फ हम सुन रहे हैं, ना कि मित्रों हमें पूरा हमारे दिमाग में सटीक बैठ रहा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर हम इसको मैप के माध्यम से मित्रों अगर आपके सामने रखें तो क्या ये चीज आपको बहुत आसान नहीं बना देगा? जैसे कटंगा पठार है, ये जो पठार है मित्रों, ये पूरी जो है, ये ध्यान दीजिए, ये जो पठार है कोई छोटा मोटा पठार नहीं है, ये एक ट्रांसबाउंड्री प्लेटू है, ट्रांसबाउंड्री प्लेटू है। और हमने आपको बताया था ना कि ये पठार जो है इस अफ्रीका महाद्वीप के, ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया मित्रों, वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट में स्थित है और खास तौर पे इसका जो विस्तार है, कभी भी मैप में आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर एक देश है अंगोला। कौन सा देश है मित्रों? अंगोला देश है। और दूसरा यहां पर जो हम आपको सामने रख रहे हैं देश, ये आपका अंगोला हो गया और ये आपका मित्रों कांगो जायर हो गया। ध्यान दीजिए, कांगो जायर या कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए मुझे लगता है कि इस प्रकार से चीजों को आपको बहुत बेहतर आसानी के साथ समझ में आएगा, है ना मित्रों। तो कुल मिला के ये है कि जहां तक जियोमॉर्फोलॉजी में साइंटिफिक चीजों की आवश्यकता होगी, उसको साइंटिफिक आधार पर जब पढ़ेंगे तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मित्रों जैसे ही नदियों के विषय में बातचीत होगी, पर्वत, पठार, मैदानों, मरुस्थलों की बातचीत होगी, खनिज क्षेत्रों की बातचीत होगी, औद्योगिक शहरों की बातचीत होगी मित्रों, तो कुल मिला के
कुल मिला के हम मैपिंग का सहारा लेंगे, अर्थात मानचित्र के माध्यम से चीजों को आपको बताएंगे। तो मित्रों, थोड़ा सा हम आपसे कमेंट चाहते हैं कि क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है, क्या इस चीज को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना मित्रों, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट होंगे जो बीएससी कर रहे होंगे, बीकॉम कर रहे होंगे, है ना, कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है अब ग्रेजुएशन में भूगोल विषय से। तो क्या हमारे ऐसे मित्रों के लिए बहुत लाभप्रद नहीं रहेगा, है ना? अच्छा, मानचित्र हमें क्या बताता? मानचित्र भूगोल का एक्सरे है मित्रों, भूगोल का एक्सरे है। अगर आप मानचित्र के माध्यम से भूगोल को पढ़ेंगे तो आशा करते मित्रों कि भूगोल कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेहतरी के साथ समझ में आएगी, है ना? तो जरूर सी बात है, देखिए डॉक्टर भी मरीज को, पेशेंट को देखता है तो डायरेक्ट उसे दवा नहीं दे देता, पहले वो सोचता है कि उसका एक्सरे हम लोग देख ले, है ना, तो उसका एक्सरे निकालता है। इसी तरह हम चाहते हैं कि जहां तक साइंटिफिक स्टडी होती रहेगी, इसके बाद जैसे ही एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इस तरह के जितने भी टॉपिक आएंगे मित्रों, उसको मैपिंग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, पंकज राज जी हमारे बोल रहे हैं कि बिल्कुल 100% सही होगा, है ना। अंकित मिश्रा जी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार मित्रों, हम थोड़ा सा आपके सामने एक बात और रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये तो विश्व की बातचीत रही, लेकिन हमने बताया कि ये खंड आ में जो भूगोल है, ये ध्यान दीजिए, ये भूगोल का नींव है, इट इज अ बेस, ये नींव है मित्रों। और ये जो भाग है खंडवा, ये मित्रों कहीं ना कहीं भूगोल की इमारत है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और अब सोचिए, हमने इमारत बना लिया लेकिन नींव हमारी मजबूत नहीं है, तो फिर ये इमारत कैसे होगी बताइए? बिना किसी झंझावात के, बिना किसी तूफान के, बिना किसी भूकंप के, बताइए ये भी गिर जाएगी। इसलिए हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हम बेस के विषय में बातचीत करें, और जब बेस के विषय में बातचीत करेंगे तो इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ इस प्रकार यहां पे करें। बिल्कुल, आइए इसके विषय में समझ लेते हैं। भाई, स्थल मंडल के विषय में यहां बातचीत हो रही है, तो आइए भारत के स्थल मंडल पे यहां पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मित्रों आप जानते, बहुत भली भांति परिचित हैं कि अगर हम भारत के मानचित्र को आपके सामने बना दें, है ना, ये भारत का मैप है मित्रों, तो भारत का मैप अगर हम आपके सामने डिजाइन कर दें तो जाहिर सी बात है कि काफी हद तक आपको समझने में आसानी हो। देखिए, शेखर सर है हमारे, यनके सर हैं, अत्रि सर हैं और रमेश सर हैं। बहुत बड़ा भरोसा है हमारे फैमिली पर, हमारे मित्रों पर, आप पर मित्रों। और वो बस ये है कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें पढ़ी जाएं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी जाएं, कोई भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मित्रों, सफलता उसे नहीं मिलती जो बहुत दौड़ के काम करता है। दौड़ के काम करने में कुछ चीजें छूट जाती, और आप ही बताइए, जब हमारी कुछ चीजें छूट जाएंगी, मान लो हम किसी तरह प्री को, प्रारंभिक परीक्षा को पास भी कर लिए, लेकिन जो चीज हमारी छूट गई वही चीजें मेंस में जाके हमें बाहर कर देंगी। तो कुल मिला के यह है कि चाहे नदी में प्रारंभ में ही कूदते ही डूब जाइए, या तैरिए और जब लास्ट में पहुंचे तब डूब जाइए, कुल मिला के सिविल में तो यही होता ना कि चाहे जहां डूबिए, डूब तो गए ना, साल तो खराब हो ही गए मित्रों। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को, ध्यान दीजिए मित्रों, हम लोगों को खरगोश की दौड़ के आगे नहीं बढ़ना है। हम लोगों को खरगोश की दौड़ लगा के आगे नहीं बढ़ना है। हमारी जो सोच ही होनी चाहिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो कछुए के हिसाब से होनी चाहिए। अर्थात हम रेंग चिकर चलें, धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ें, लेकिन कहीं रुके नहीं। इसमें की पॉइंट यह है मित्रों, कहीं रुकना नहीं। अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप भी जानते मित्रों कि ये छोटे छोटे, आप जैसे हमारे बहुत से मित्र हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक लेके चलिएगा, कोई दिक्कत ना हो मित्रों। हम खुद इस चीज को आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं खरगोश की दौड़, यानी ध्यान दीजिए, खरगोश की दौड़ से ना हमें चल के हमें कछुए की चाल से चलना है। बस इतना याद रखना है कि हमें कहीं रुकना नहीं, ठीक। तो हम ज्यादा आपसे इस मामले में जो है बातचीत अभी नहीं करेंगे, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं आपको प्रमोशनल वीडियो में बताया ही गया। तो हम आपके सामने देखिए बातों को रख रहे हैं। जैसे मान लो प्रश्न आया है, प्रश्न है भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। अब आप ही बताइए मित्रों, भारत को प्रमुख रूप से देखा जाए, प्रमुख रूप से तो 4 विशेष भूगर्भिक भागों में बांटा गया है।
है ना, 4 विशेष भूगर्भिक भागों में बांटा गया है। और आप भी जानते हैं उनके विषय में। जैसे पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हो गया मित्रों, इसके लिए अगर ये सिंबल हम यूज करें तो पूरा का पूरा हिमालय है, वो कह रहा है कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है अर्थात तो हिमालय को पढ़ने की बातचीत कह रहा है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो भाग है मित्रों, इसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, है ना, ये आपके सामने है। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमारा पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन। अब आप ही बताइए कि जब हम आपके सामने हिमालय को रखेंगे, पढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे मित्रों, तो इसमें क्या हिमालय की संरचना, किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं मित्रों, दर्रे क्या है, ग्लेशियर क्या है, झीलें क्या है, नदियां क्या है, कौन सी नदियां कैसी हैं, कौन सी अनुवर्ती हैं, कौन सी पूर्ववर्ती हैं, इन सब चीजों के मित्रों विषय में व्यापक चर्चा होगी। इसी तरह देखिए दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर देखिए क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर आपको समझना, स्ट्रेटजी को समझिए कि हम लोग कैसे मैप के माध्यम से बहुत आसान चीजों को कर सकते हैं ना। उत्तर का विशाल मैदान, तो देखिए उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं इधर साबरमती नदी के इधर और लूनी नदी के इधर, यानी आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है राजस्थान से लेकर और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, मैदान कहेंगे। और आप भी जानते हैं मित्रों कि ये जो मैदान है, ये जो मैदान है इसको कुछ इस प्रकार से हमने इंगित किया, जैसा कि हम भारत के मैदान के विषय में, उत्तर के मैदान के विषय में बातचीत करें तो इसको विभाजित किया गया, राजस्थान मैदान, पंजाब का मैदान। तो जैसे राजस्थान का मैदान आप जानते हैं अरावली पहाड़ के मित्रों बाईं ओर स्थित है, लूनी, बनास और शेखावती नदी के मध्य स्थित जो ये मैदान है जिसे बांगर मैदान कहते हैं राजस्थान का। और दूसरा मित्रों पंजाब का मैदान, सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो मैदान है मित्रों उसी को पंजाब का मैदान कहते हैं। तीसरा गंगा का मैदान, तीसरा मित्रों गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान में आपने देखा कि एक आपका होता है उच्च गंगा मैदान, दूसरा आपका होगा मध्य गंगा मैदान और तीसरा आपका निम्न गंगा मैदान, है ना। तो उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत जो हमारे मित्र इसमें जुड़ रहे हैं वो जानते होंगे कि रोहेलखंड क्षेत्र। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपके सामने ये एक चित्र रखूं और मैं आपसे ये कहूं कि क्या उत्तर प्रदेश में मित्रों ये उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है, क्या उत्तर पश्चिम भाग के जो मैदान वाले भाग है, उत्तर पश्चिम का जो मैदान है, क्या उसी को रोहेलखंड का मैदान नहीं कहते? मैं उन मित्रों से जानना चाहता हूं कि जो मित्र हमारे इधर के हैं, चाहे आपका सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, है ना, इधर के हो, या मित्रों इधर के शामली हो, बागपत हो, इसी तरह गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बुलंदशहर, क्या इस मैदान को, इस गंगा नदी और इस यमुना नदी के जो क्षेत्र का मैदान है यहां पर, क्या इसको रोहेलखंड का मैदान नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जलवायु प्रदेश समझ नहीं आता, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, सब पे हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो मित्रों ये आपका क्या हो गया, रोहेलखंड का मैदान हो गया, रोहेलखंड का मैदान, है ना, रोहेलखंड का मैदान। और दूसरा जो ये आपका भाग बचा इसे हम अवध का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवध का मैदान कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि हमने आपको रखा तीसरे खंड में उत्तर प्रदेश स्पेशल को, ये देखिए आपके सामने मित्रों, यहां पर आपको समझना है कि ये आपके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल में जब आप कहीं ना कहीं मैदानों के विषय में बातचीत करेंगे तो देखिए इसमें आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, भौतिक विभाजन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का आपके सामने है, भाबर व तराई क्षेत्र, जलोढ़ क्षेत्र और शुष्क व पठारी क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है इसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा आपके सामने जरूर रखेंगे, तो चीजों को आपको समझना है ना। तो कुल मिला के ये है कि जो चीजें आपके सामने हमने रखी हैं, ये थोड़ा समाप्त करिएगा, हाँ ये चीज। तो देखिए दूसरे नंबर पर आपका जो उच्च गंगा का मैदान रहा, रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। दूसरा आपका है मध्य गंगा का मैदान। मित्र, जो मित्र हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से या बिहार से संबंधित हों वो जानते होंगे कि मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान आता है
और दूसरा बिहार का मैदान आता है। बिहार के मैदान में आपने देखा कि सारण का मैदान, सबसे पहले जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो सारण और आरा जिला दोनों पड़ते हैं, तो सारण का मैदान उसे कहते हैं। मिथिला का मैदान यानी बिहार के मध्य मैदान को मिथिला का मैदान कहते हैं। और बिहार के पश्चिमी भाग में, यानी बिहार के पूर्वी भाग में स्थित जो मैदान है उसे मगध का मैदान कहते हैं। बिल्कुल, हमारे देखिए शिवेंद्र साहब जो बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ सर हम लोग उधर से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल सही। इसी तरह मित्रों आपका एक निचला गंगा का मैदान, ये निचला गंगा का मैदान है और ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता है। और मित्रों फिर मैं आपको बता दूं, इधर देखिए असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और यहां से मित्रों जैसे इंटर करती है तो असम में बहुत बड़ी घाटी का निर्माण करती है। उस घाटी को क्या कहते हैं? उस घाटी को बताइए, रैंप वैली कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रैंप वैली कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। और ये रैंप वैली में ढेर सारा जो है कृषिगत चीजों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ये रहा। तीसरे नंबर पर देखिए हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। बिल्कुल सिलेबस को आप समझिए कि हमें पढ़ना, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हमने आपको पहले ही कहा कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो सिलेबस को समझना रहेगा, दूसरा उस सिलेबस को पढ़ना कैसे रहेगा। ठीक है, तो आइए इसके विषय में भी हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मित्रों आप जानते हैं कि ये हमारा जो भाग है, है ना, तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय पठार, जिसे आपने नाम सुना होगा, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, है ना, ये आपके सामने रहा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये हम आपके सामने रख दिए। अब जैसे देखिए अगर आप यहां देख रहे हो तो पहले नंबर पे हमने क्या लिखा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा ये आपका क्या हो गया? मध्य का विशाल मैदान। और तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार के विषय में हम आपको बताएं। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के विषय में या प्रायद्वीपीय पठारों के विषय में जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के विषय में बातचीत करेंगे। अब मित्रों जब सेंट्रल हाईलैंड की बातचीत होगी तो अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। इसी तरह मित्रों अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित जो पठार है, चाहे मालवा का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, चाहे आपका रोहेल, ध्यान दीजिए बुंदेलखंड के बाद मंडेर खंड का पठार हो या बुंदेलखंड का पठार, और अरावली पर्वत के जैसे ही आप जो है साउथ में आएंगे तो आपका चाहे इसमें एक और पठार है, मेवाड़ पठार। इन सब चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो ये सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत चीजें आएंगी मित्रों। और जब इसके विषय में पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्या ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी कि क्या ये विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी। अगर ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी तो इसमें किस प्रकार से धात्विक खनिज पाए जाएंगे मित्रों। इन सब चीजों के विषय में यहाँ पे चर्चा हम खासतौर पे करेंगे। दूसरा, अगर हम इस क्षेत्र को पकड़ेंगे, क्योंकि भारत में मित्रों, भारत में दक्षिण पूर्वी भाग में खनिजों का अंबार है। भारत का जो साउथ है और ईस्ट, साउथ ईस्ट बेल्ट जो है वो धारवाड़ की चट्टानों से परिपूर्ण है। इसलिए यहां पर धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का हृदय, भारत का मिनरल हर्ट कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इसके विषय में पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर पठार, जैसा कि आप जानते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक ये हजारीबाग का पठार है, इधर ये रांची का पठार, इधर ये कोडरमा का पठार। तो कोडरमा पठार में मित्रों राजमहल पहाड़ियां स्थित, और राजमहल पहाड़ियों के जैसे आप इधर जाते हैं तो आपको एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी है मित्रों? हुगली नदी। हुगली नदी के उस पार मित्रों ये तुरंत लगा हुआ है मेघालय का पठार। मेघालय चूंकि पहले असम का हिस्सा था, लेकिन असम से मेघालय जब अलग हुआ तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को लेकर अलग हो गया। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है और उसके बीच में गैप है, इस गैप को ही मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मालदा गैप। ये किताबों में मिलता है। लेकिन मित्रों, इसमें आपको यह समझना है कि राजमहल तथा राजमहल और गारो गैप को ही मालदा गैप कहते हैं। प्रश्न तो यह भी है कि आखिर मालदा गैप किसे कहा जाए। तो यहां पर आपको समझना है कि गारो और राजमहल गैप को ही मालदा गैप कहते हैं। जो यहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम हुगली नदी।
हुगली नदी के इस पार मित्रों मेघालय का पठार और इसके बाद ये। इसी तरह एक यहाँ महानदी बहती है, महानदी के इस पार दंडकारण्य का पठार है। मित्रों अब आप भी जानते हैं कि जो पूरी बेल्ट है, क्या आपने नाम नहीं सुना? बैलाडीला का नाम, रांची का नाम, कोडरमा का नाम, हजारीबाग। मित्रों बताइए कितना ढेर सारे यहाँ खनिज पाया जाता है। इनके विषय में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार, ये जो पूरा क्षेत्र है इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है मित्रों इसे आंध्रा और इसे जो है हम क्या कहेंगे, कर्नाटका कहेंगे। तो ये जो दक्कन ट्रैप है इसमें बताइए सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता की क्या पहाड़ियां स्थित हैं? आंध्रा में यहां से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो आंध्रा पठार में कृष्णा नदी के इधर वाला जो क्षेत्र है इसे तेलंगाना पठार कहेंगे और इसे रायलसीमा क्षेत्र कहेंगे। रायलसीमा क्षेत्र में बताइए मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अलग राज्य की मांग फिर से यहां पर हुई है कि रायलसीमा को भी एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो रायलसीमा क्षेत्र में क्या पालकोंडा, बेलीकोंडा जैसे पर्वत नहीं पाए जाते? और ये आपका दक्षिण उच्च भूमि रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये नल्ला मलाई है, इसके बाद ये नीलगिरी है, ये किसके बाद क्या है, ये नल्ला मलाई। ध्यान दीजिए, अन्ना मलाई और नल्ला मलाई दोनों में अंतर है। नल्ला मलाई सबसे ऊपर, इसके बाद नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई, फिर इसके बाद मित्रों इसके बाद कार्डमम है, फिर पालनी। तो कुछ इस प्रकार से चीजों को हम आपके सामने रखे। अब देखिए लास्ट में एक और बस्ता है, वो क्या बस्ता है मित्रों, इसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। तटीय क्षेत्र, तटीय व द्वीप समूह है ना, तटीय व द्वीप समूह। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके विषय में हम ट्रायंगल यहां पे मेंशन करें तो ये जो पूरा का पूरा भाग है बताइए इसे हम पश्चिमी तट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ये क्या पूर्वी तट नहीं हो सकता है? बिल्कुल मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका पश्चिमी तट हो गया और ये आपका पूर्वी तट हो गया। क्या पश्चिमी तट में गुजरात, ध्यान दीजिए मित्रों, पश्चिमी तट में गुजरात और मित्रों जो केंद्र शासित यहां पर राज्य है, चाहे वो दमन एवं दीव का नाम सुने होंगे, गुजरात का ये जो क्षेत्र है, क्या इस क्षेत्र को या इस तट को काठियावाड़ तट नहीं कहते? ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी से लेकर जैसे आप ऐसे बढ़ते हो और कच्छ के रन की ओर बढ़ते हो तो क्या ये पूरा क्षेत्र काठियावाड़ कोस्ट के नाम से नहीं जाना जाता? बिल्कुल। इसी तरह मित्रों जैसे ही आपका यहां से आगे बढ़ते हैं तो गोवा तक, क्या यहां से लेकर तक क्या इसे कोंकण तट के नाम से नहीं जानते? कोंकण तट। इसी तरह मित्रों कोंकण से लेकर यहां तक कर्नाटका तक, कर्नाटका में यानी गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में क्या इसे कनारा तट नहीं कह सकते? और मित्रों इसके बाद जो आपका केरल है, केरल में इसी कोस्ट को, केरल कोस्ट को ही क्या मालाबार कोस्ट नहीं कहते? आपको मित्रों पता होना होगा कि हमारे देश में जब वास्को डी गामा पहुंचा तो वो कहीं ना कहीं इसी कोस्ट में ही पहुंचा। मालाबार कोस्ट हमेशा मसालों के लिए जाना जाता रहा है, आज भी जाना जाता है। इसी प्रकार मित्रों जब हम पूर्वी घाट की बातचीत करेंगे तो क्या ये उत्कल तट नहीं होगा उड़ीसा में? क्या मित्रों ये उत्तरी सरकार तट नहीं होगा आंध्र प्रदेश में? क्या ये रॉयल सीमा तट नहीं होगा आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में दोनों उत्तरी सरकार कोस्ट और रॉयल सीमा कोस्ट। और इसके बाद क्या ये मालाबार कोस्ट नहीं हो, सॉरी यहां पे क्या मालाबार रहा, क्या ये कोरोमंडल कोस्ट नहीं होगा? यानी उत्कल कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट, इसके बाद रॉयल सीमा कोस्ट और क्या कोरोमंडल कोस्ट। तो मित्रों मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि देखिए मैपिंग का अपना एक बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा मतलब है, और इसके माध्यम से जब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। हमारे बहुत से मित्रों ने देखिए जवाब भी दिया कि कालीकट, बिल्कुल कालीकट, बिल्कुल ये मालाबार कोस्ट में ही स्थित है आपका कालीकट। तो हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से लगभग सभी लोग ही हैं कि बिल्कुल प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ये पढ़ने का विषय हम आपको जरूर बताएंगे मित्रों। वैसे हम नॉर्मल जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हमारा भाग है, ये हमारा जो स्थलीय भाग है, ये तीन तरफ जल से घिरा है। तो कोई भी स्थलीय भाग है अगर तीन तरफ जल से समान रूप से घिरा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रायद्वीप कहते हैं। आशा करते हैं कि मिल गया होगा जवाब, मैं आपको फिर आगे जरूर बताऊंगा, है ना। तो मित्रों आइए थोड़ा सा वापस फिर हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए हम कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं हाइड्रोस्फीयर के विषय। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है मित्रों, हाइड्रोस्फीयर का यहां पे आपको समझना है, क्या समझना है कि ये जो आपका है हाइड्रोस्फीयर,
हाइड्रोस्फीयर में मुख्य रूप से, हाइड्रोस्फीयर में मित्रों मुख्य रूप से हमारी जो जलराशियां हैं, जैसे कि हमारी जलराशियों में प्रशांत है, अटलांटिक है, आर्कटिक है और इंडियन ओशन। तो ये जो जलराशियां हैं, इनके निर्माण से लेकर तथा इनमें पाई जाने वाली जलाकृतियां, चाहे वो मित्रों आइलैंड्स हो, या मित्रों पेनिसुला हो, या मित्रों वे हो या गल्फ हो। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वे और गल्फ डेफिनेशन समान है, लेकिन वे जो कम चौड़े मुंह की होती, ध्यान दीजिए, जो ज्यादा चौड़े मुंह की होती है उसे बे कहते हैं। जैसे मान लो मित्रों आपके सामने हम ये चित्र बनाए, तो ये जो आपका होगा इसे हम गल्फ, इसे हम बे नहीं कहेंगे, इसे हम गल्फ कहेंगे। ये क्या है, नैरो माउथ है ना, नैरो माउथ है। और ये क्या होगा मित्रों, इसे हम बे कहेंगे, है ना, यानी जिसका मुंह ज्यादा चौड़ा हो उसे बी कहेंगे, बे कहेंगे, और जिसका मुंह कम चौड़ा हो उसे हम गल्फ कहेंगे। हमारे वो मित्र ध्यान दीजिएगा जो पहली बार जुड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कोई कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हमने आपको बताया चूंकि कि चाहे आपका क्या हो मित्रों, चाहे आपका मित्रों इसमें ध्यान दीजिए, चाहे हाइड्रोस्फीयर में जलराशियों में, इसके बाद जल संधियों, जल संधियों के बाद देखिए क्या है, आपके ढेर सारे महासागरीय धाराएं होती हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं। इन सभी चर्चाओं को जब हम क्लियर करेंगे तो फिर महाद्वीपीय तट क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, महासागरीय मैदान किसे कहते हैं, इन सब चीजों के विषय में बेहतरी के साथ चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन मित्रों भारत में इसका किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत में इसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो भारत देश है ये भी समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत में इधर देखिए क्या है, इधर ढेर सारे अलग द्वीप समूह हैं और इधर अलग द्वीप समूह, है ना। तो इधर के जब द्वीप समूहों के विषय में बातचीत करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 222 है, भारत का जो केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए राज्य वाइज चीजों को पकड़ेंगे, जैसे न्यू मोरे आइलैंड गंगा सागर पर स्थित है, व्हीलर द्वीप मित्रों उड़ीसा तट पर स्थित है, श्री हरिकोटा मित्रों पुलिकट झील के पास आंध्रा में स्थित है। इसी प्रकार तमिलनाडु में आएंगे तो पम्बन द्वीप है, या राम सेतु का नाम सुनोगे, ढेर सारे आइलैंड्स है ना मित्रों। इसी तरह आपने देखा होगा सेंट मैरी और भटकल द्वीप, सेंट मैरी और भटकल ये कहां पर है, ये कर्नाटका के पास स्थित है। अमीनी द्वीप आपका नाम सुने होंगे, ये क्या है, अंजीव द्वीप आपका गोवा के पास स्थित है। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मित्रों ये आपका कहां पर, महाराष्ट्र के पास है, यानी महाराष्ट्र के पास है। तो ध्यान दीजिए सालसेट आइलैंड पर मुंबई जैसा महत्वपूर्ण शहर स्थित है। इसी तरह खंभात की खाड़ी में आलिया बेट और खालिया बेट स्थित है, यानी कुल मिला के ये हो गया। और इधर जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह कहते हैं मित्रों। तो इनके विषय में हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चर्चा करेंगे। जल संधि रहेंगी, ढेर सारे चैनल रहेंगे मित्रों, है ना। तो ये सब चीजों की चर्चा हम बहुत बेहतरी के साथ यहाँ पर रखेंगे। मित्रों आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए तीसरे चरण में क्या है, पूरा का पूरा आपका एक चीज हमें इसको बता दें, हाइड्रोस्फीयर को हम और एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को कहते हैं ओशिनोलॉजी, है ना, ओशिनोलॉजी कहते हैं, अर्थात समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर है आपका पूरा, क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी में पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसकी संरचना हो, उसकी लेयर्स हो मित्रों, लेयर्स के बाद आपका चाहे इंसुलेशन सूर्य तप हो, चाहे हीट बजट हो मित्रों, हीट बजट के बाद प्रेशर हो यानी वायु दाब हो, और वायु दाब जब पढ़ेंगे तो फिर एयर सर्कुलेशन पढ़ेंगे। एयर सर्कुलेशन में भी 3 प्रमुख प्रकार का, जैसा कि आप जानते हैं खास तौर पे कि प्रचलित पौने क्या होती हैं, उन प्रचलित पौनों के अंतर्गत ध्यान दीजिए, पहला व्यापारिक, दूसरा पछुआ और तीसरा ध्रुवी पवन। दूसरे नंबर की जो पौने पढ़ेंगे वो आपकी सीजनल विंड रहेंगी, जिसमें स्थल समीर, जल समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, मानसून, इन सब चीजों पे चर्चा होगी। और तीसरे नंबर पर इसमें खास तौर पे जो रहेगा वो आपका रहेगा लोकल विंड्स, यानी स्थानीय पौने मित्रों, स्थानीय पौने, है ना। थोड़ा समय 1-2 नाम ले रहा हूं, आप बताइए तो ब्रिक फिल्टर का मतलब कहां से है, किस देश से है,
सिराको का संबंध किस महाद्वीप से है ना, संटाइना का संबंध किस देश से है मित्रों, तुरंत आप उसको बताइए। तो कुल मिला के ये चीज के विषय में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन भारत में इसका इंप्लीमेंटेशन रहेगा। भारत में जब हम इसके विषय में पढ़ेंगे तो भारत की जलवायु कैसी है, भारत में वर्षा कैसी होती है मित्रों, भारत में वर्षा की शुरुआत, वर्षा का पैटर्न क्या है, प्रिसिपिटेशन पैटर्न क्या है मित्रों, इन सब चीजों के विषय में हम यहाँ पे खास तौर पे चर्चा करेंगे। तो भारतीय मानसून के विषय में बहुत ही विहंगम दृष्टि से यहाँ पर बातचीत होगी। और तीसरे नंबर पर देखिए क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है, आप इसको भी समझ सकते हैं कैसे मित्रों, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्थल कह सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर एक तरफ स्थल और ये दूसरा क्या है, जल है ना, दूसरा क्या है, जल है। मित्रों आप ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों इस प्रकार वायु का आवरण पाया जाता है, और इस वायु के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, है ना। तो अब आप ही बताइए, सोच के देखिए कि क्या किसी भी प्लेनेट पर इस तरह की आवश्यक दशाएं पाई जाती है? उत्तर नहीं। अगर पृथ्वी में पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है मित्रों कि अब अगर वायु भी है, स्थल भी है, जल भी है, तो देखिए यहाँ पे जीवन भी आ गया। क्या गया मित्रों, जीवन भी आ गया। यहाँ पे ढेर सारी मछलियां हो गई, है ना, ढेर सारे पक्षी वगैरह हो गए। तो अब आप ही बताइए कि वायु में तो जान नहीं है, ना जल में जान है, ना स्थल में जान है, लेकिन जब ये तीनों आपस में हो जाती तो तीनों आपस में एक जान का निर्माण करती है, यानी जीव का निर्माण करती है। और उसी जीव को ही जो है पेड़ पौधों में भी पड़ा है और जीव जंतुओं में पड़ा है, और इन दोनों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी पर जहां तक जीव का फैलाव या विस्तार पाया जाता है, चाहे वो जल में हो, चाहे वो स्थल में हो, चाहे वो वायु में हो, जहां तक पाया जाएगा उस पूरे क्षेत्र को मित्रों हम जैवमंडल कहेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है दाता के रूप में है और ये मित्रों ग्राही के रूप में, है ना। ये अगर प्रोड्यूसर है तो ये कंज्यूमर है, अगर ये प्रोडक्शन का काम करता है तो ये कंजम्पशन का काम करेगा। अगर मित्रों इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहेंगे, तो इसे हम फौना कहेंगे। हम बिल्कुल इसके विषय में बातचीत बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए यहां से इन सब चीजों को आपने पढ़ लिया, इसके अंतर्गत हम लोग इकोलॉजी को एंड इन्वायरमेंट को, है ना, इन्वायरमेंट को के विषय में पढ़ेंगे खास तौर पे। ये पूरा का पूरा आपका बेस रेडी हो गया, है ना। इसमें खास तौर पे जितने वन है, वेजिटेशन है, वो चाहे फॉरेस्ट हो, वो चाहे मित्रों फॉरेस्ट में भी चाहे ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, इसी प्रकार मित्रों ग्रासलैंड्स हो, इन तमाम चीजों की चर्चा होगी। और इसके अलावा मित्रों इसका मैंने बताया, इसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो भारत में होगा। भारत में कैसे होगा, भारत में किस प्रकार इन सीटू और एक्स सीटू जो हमारे हॉट स्पॉट हैं उनको कैटेगराइज किया गया। व्हाट इज इन सीटू, व्हाट इज एक्स सीटू, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। इन सीटू में आखिर राष्ट्रीय उद्यान को क्यों रखा जाता है, क्यों सेंचुरीज को रखा जाता है, क्यों बायोस्फीयर रिजर्व को रखा जाता है। एक्स सीटू के अंतर्गत मित्रों आखिर हम क्यों जीन बैंक को बाहर रखते हैं, हम सीड बैंक को बाहर रखते हैं, हम एक्वारियम को बाहर क्यों रखते हैं, हम चिड़ियाघर को एक्स-सीटू में क्यों रखते हैं, हम बोटेनिकल गार्डन को उसमें क्यों रखते हैं। इन सब चीजों के विषय में बृहदम चर्चा जो है भारत में भी होगी और उत्तर प्रदेश में भी। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में जो आपके पक्षी विहार हैं, वन्य जीव विहार हैं, और इसी तरह राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब चीज, चिड़ियाघर है, कैसे बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर, कैसे सफारी यहाँ पर, इन सब चीजों के विषय में बृहद चर्चा होगी। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को फिलहाल ये जो हमने आपको समझाया इसमें दो बातों को लेकर हम चले कि देख लीजिए आपके सामने ये सब चीजों को हमने डिजाइन किया है, और इसको हमने डिजाइन अगर किया है तो इसको आप अच्छे से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किस स्ट्रेटजी के साथ मित्रों इसको पढ़ना है वो हमने आपको बताया, यानी मैपिंग के साथ हमें पढ़ना है। अगर मैपिंग के साथ उसे हम पढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो मित्रों कल हम अपने जो है इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम यूपी के विषय में बातचीत कर लेंगे और एस्ट्रोनॉमी के विषय में बातचीत कर लेंगे, है ना। या तो बातचीत कर लेंगे या तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे फिर उनका नंबर आएगा वहां पे उसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा होगा हम उसी तरह आपको उचित तरीके से करेंगे, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो मित्रों, ठीक है।
बिल्कुल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपको किसी तरह की लिखने की दिक्कत तो नहीं हो रही है? स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, ये आपके सामने है। ठीक, तो कल जरूर हम आपके सामने मिलेंगे, ठीक है। हाँ, विनीत जी ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। रिंकल चौधरी जी ओके सर, ठीक है। रिंकल जी हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। इसी तरह श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। देखिए मित्रों, चूंकि आज कोई लिखाने वाला तो कार्यक्रम था नहीं कि आज लिखाया जाएगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा रिदम में 19-20 रहा हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम अपना क्लियर करेंगे, ठीक। और बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि से, अर्थात हिंदी से भी लिखेंगे, इंग्लिश से भी उसे लिखेंगे, है ना। अप्रोच दोनों रहेगा मित्रों, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो टर्म्स यूज होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी में हम खास तौर पे रखेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से शुरू कर दीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी शैतान का काम है। स्टूडेंट जो होता है ना, वो शेर की तरह होता है। शेर को आपने देखा होगा, जंगल में जब जाता है तो आगे चलता है, फिर 2 कदम बढ़ने के बाद वो वापस देखता है। क्यों देखता है मित्रों? क्योंकि उसे पता है कि हम कितने भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम फेल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या झुंड हमारे ऊपर अटैक कर सकता है ना। तो इसी तरह मित्रों, उसी को सिंहावलोकन कहते हैं। तो हम स्टूडेंट को ये बात बताते हैं कि हमारे जितने भी प्यारे मित्र हैं, वो सभी लोग रिवाइज जरूर करें, स्टडी करिएगा इसको ध्यान से, इसको ध्यान से स्टडी करिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आएगा। कल हम अपने समय से आपके सामने पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।